नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि दांव पर साख है। अब साख दांव पर लगी है क्योंकि मध्य प्रदेश की वे 6 सीटें, जिन 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उन 6 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। वो 6 सीटों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम छिंदवाड़ा सीट की बात करें, क्योंकि छिंदवाड़ा वो सीट है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सीट पर ज़्यादा फोकस किया है। 6 सीटों में से केवल यही एक सीट है इस समय जो कांग्रेस के पास है, लेकिन यहाँ पहले लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा होगा, फिर सियासी समीकरण यहाँ पे कुछ बदले और अब देखना होगा कि चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेता मैदान में उतारे थे और वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बंद कर रखे थे। बात करें बालाघाट सीट की तो यहाँ पर इस सीट पर जातिगत समीकरण हावी हैं। कंकर मुंजारे के बीएसपी से चुनाव लड़ने के कारण बात की जा रही कि लोधी वोटर्स अब यहां निर्णायक वोटर्स की भूमिका में आ गए हैं। वो जिसके पक्ष में होंगे, शायद जीत का सेहरा उस प्रत्याशी के पक्ष में हो जाएगा। यदि हम बात करें मंडला सीट की तो मंडला सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी की वजह से यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, उसमें से 3 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात करें सीधी सीट की तो सीधी लोकसभा सीट में ये देखा जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर मोदी फैक्टर अपना प्रभाव दिखा सकता है, पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अजय प्रताप सिंह और निर्दलीय लक्ष्मण सिंह वैश्य सीधे तौर पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात करें शहडोल की तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भले ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही हो, लेकिन बैगा आदिवासी बहुल इस लोकसभा सीट में जहां एक जनमन योजना का असर भी हो सकता है कि वहाँ चूंकि बैगा आदिवासी हैं तो योजनाओं का किसको कितना लाभ मिला है, वो क्या भूमिका अदा करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश यादव सहानुभूति वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता दो अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आते हैं और जबलपुर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण छिंदवाड़ा, सीधी, मंडला, बालाघाट इन सीटों पर चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, सबने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। क्या कहते हैं सियासी समीकरण और जनता के बीच क्या कुछ संदेश गया है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नल ईशान राज बरापू जी। कर्नल ईशान जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि परमार जी। रवि परमार जी, आपका स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। प्रकाश सक्सेना जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले कर्नल ईशान राज बरापू जी, आपके पास आना चाहूंगा कि 6 सीटों पर मतदान होना है और वहां चुनाव प्रचार थम चुका है। आपकी प्रत्याशा, आपकी मेहनत कितनी हुई है, क्या असर होगा, आपसे जानना चाहता हूं। ये सबसे पहली चीज कि हमने जब चुनाव के बारे में बातचीत होनी शुरू हुई थी, उसके पहले से हमने सभी जगह पे अपना इलेक्शन मोड में आ चुके थे और हर बूथ स्तर पर हमने काम किया जी। और चाहे वो प्रदेश स्तर के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत, उनके अंदर जोश भरना और उस लेवल पे हमने काम किया है और इस वजह से हमारी मेहनत पूरी हुई है और जनता हमें लगातार आशीर्वाद देती आ रही है। इसका पैमाना ये है कि सीट जीतने के साथ साथ हर क्षेत्र में, चाहे इन सभी 6 में से मैं 5 लोकसभा सीटों की बात करूं, बल्कि 6 की बात करूं, तो वोट प्रतिशत हर लोकसभा क्षेत्र में साल दर साल बढ़ा है। चाहे 2014, बहुत से लोग बोलेंगे कि जो है हवाई थे और आ गए। 2014 में जो वोट प्रतिशत हमारा था इन लोकसभा क्षेत्रों में, हमारे काम को देखने के बाद जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और 2019 में हमारा वोट प्रतिशत पुनः बढ़ा, जो कि एक इस चीज को प्रूव करता है कि हमारे कार्यों से जनता खुश होती है और जनता अपना आशीर्वाद देती है। इसलिए
मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छिंदवाड़ा में भी इस बार हम जीत दर्ज करेंगे और ये 6 की 6 सीटें हमारे खाते में ही आएंगी। छिंदवाड़ा पर चूंकि कमलनाथ पूरे बंधे हुए हैं और कमलनाथ ने पूरा फोकस उस सीट को लेकर किया है, आपको लगता है कि वहां कांटे की टक्कर हो सकती है, एक तरफा मुकाबला हो सकता है, या वहां क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, छिंदवाड़ा की स्थिति ये हो चुकी है हाँ। कि कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में भावनात्मक अपील की नौबत आ गई है। कार्य अगर किए हैं इतने वर्षों में तो भावनात्मक अपील की जरूरत नहीं आती। कमलनाथ जी 2014 तक चुनाव लड़े थे, 2014 में उनको 50% वोट मिले थे। और जब नकुल नाथ जी 2019 में आए तो वोट प्रतिशत भाजपा का 44% था और नकुल नाथ जी 47% थे। ठीक है, वापस आता हूँ ईशान जी, कर्नल ईशान जी वापस आता हूँ। यही बात लेकर के रवि परमार जी आपके पास आऊंगा। हालांकि मैं बात करूंगा पूरी 6 सीटों की, उन सीटों की जहां पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन बात चुकी आ गई है छिंदवाड़ा सीट पर कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने फोकस कर लिया है और 2019 के चुनाव में 44% और 47%, केवल 3% का वोट का अंतर था। आपको क्या लगता है कि छिंदवाड़ा सीट बचा पाएंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर हम छिंदवाड़ा तो ठीक है, लेकिन इन 6 सीटों में से हम 4 सीटों पर बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। वहीं छिंदवाड़ा की बात की जा रही तो छिंदवाड़ा में जो वोट परसेंटेज घटा है उसके कुछ वजह रही होगी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की जनता पूरी तरह से नकुलनाथ जी के साथ में है, माननीय कमलनाथ जी के साथ में है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरीके के छिंदवाड़ा में हथकंडे अपना रही है, पूरे उनके राष्ट्रीय लेवल के नेता, प्रदेश लेवल के नेता छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए, लेकिन उनके डेरा डालने के बाद भी जब वहां असर नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातों का, उनके जुल्मों का, उनके जो झूठे वादे हैं, झूठी घोषणाएं, झूठी गारंटियां हैं, इनको लेकर वहां की जनता जब भ्रमित नहीं हुई तो उन्होंने अलग अलग तरीके से दबाने का प्रयास किया। जनता और मतदाता के बीच झूठे हटकंडे और झूठे भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की, रवि परमार जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रवि परमार जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने देखा है कि इन 6 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीटों पर सभा करके गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, अमित शाह का छिंदवाड़ा में रोड शो हुआ है। कांग्रेस के जो बड़े लीडरशिप है या हम स्टार प्रचारकों की बात करें, वो छिंदवाड़ा में, सीधी में, बालाघाट में, मंडला में वो नजर नहीं आए। देखिए, हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी लगातार सभी जगहों पर सभाएं कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। और उसके बाद बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा तो हम जीते जिताए हैं और छिंदवाड़ा में जिस तरह से पूरे तरीके से माननीय कमलनाथ जी फोकस कर रहे हैं, तो हमारे वरिष्ठ नेता है, स्टार प्रचारक भी है और वो छिंदवाड़ा उनकी पुश्तैनी सीट रही है और उनका गढ़ है छिंदवाड़ा। जिस तरह से उनने छिंदवाड़ा के लोगों के लिए विकास किया, छिंदवाड़ा में आप शिक्षा की बात कर लीजिए, सबसे अच्छा स्तर प्रदेश में छिंदवाड़ा में है। स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के लिए छिंदवाड़ा के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। बाकी 5 सीटें रवि जी, बाकी 5 सीटों पर वहां स्वास्थ्य नहीं है, वहां कमलनाथ जी ने काम नहीं किया, क्योंकि महाकौशल का गढ़ माना जाता है, महाकौशल का सेंटर पॉइंट है जबलपुर, वहां से महापौर अपनी अपारा बदल देते हैं, तो वहां कमलनाथ जी का असर नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी का असर तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन बात कर रहे हैं हम छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा तो हम जीत ही रहे हैं। बाकी सीटों पे भाजपा के इतने समय से सांसद रहे, जबलपुर की बात करें, राकेश सिंह सांसद रहे, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने क्या किया वहां जबलपुर में। आज जबलपुर की जनता वहां से पूछ रही है कि सांसद जी आपने क्या किया, आपने 5 सालों में अगर कुछ काम किया हो तो आप अपनी उपलब्धि बताइए। चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी की गारंटी क्या बची? मोदी ने तो कहा था कि वो 5 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वो गारंटी कहां गई मोदी जी की? हम मध्य प्रदेश का युवा पूछता है, देश का युवा पूछता है कि रोजगार कहां है आज। ठीक है रवि जी, वापस आता हूं। यश भारती जी, आपसे जानना चाहूंगा इन 6 सीटों के समीकरण पर, जिस गठबंधन में आप हैं उस गठबंधन की क्या स्थिति है इन 6 सीटों पर? बालाघाट की बात करें, सीधी, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, इन सीटों पर। ये सूरज भाई, जिस तरीके से आपने अभी दिखाया कि कौन सी सीट पे मुकाबला है, भाजपा का कौन सा व्यक्ति है, कांग्रेस का कौन सा व्यक्ति है, तो मुझे लगता है भाजपा के किसी व्यक्ति का चेहरा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी 6 सीटों के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेंगे तो वही नाम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उनके पास केवल एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी जी, एक ही फोटो है नरेंद्र मोदी जी। दूसरा 150 करोड़ आबादी में इनको कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता, केवल उनको दिखा के उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बातें करके चुनाव लड़ रहे हैं।
जबरदस्ती का एक बुलबुला बना करके एक ब्रांड बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, जबकि उस ब्रांड ने किया कुछ नहीं है। जिन बातों को लेकर के वो आए थे, चाहे हम गुजरात मॉडल की बात करें तो गुजरात मॉडल के लोग आज देश छोड़ करके अवैध तरीके से अमेरिका में जा रहे हैं। वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से जाने में, भारत छोड़ के जाने में सबसे बड़ी संख्या है तो नरेंद्र मोदी जी की गुजरात से है, जिस गुजरात मॉडल को देख करके पूरे देश में चुनाव लड़ा गया। अब अगर हम देश की बात करते हैं, 10 साल की उपलब्धि क्या है उस पर बात होनी चाहिए। तो ये 6 जहां चुनाव होना है, ये 6 लोकसभा क्षेत्र उससे छूटेंगी नहीं। बात करिए ना उस पे। विधानसभा चुनाव हुए अभी 3 महीने 6 महीने हुए, जो 3000 रुपए देने की बात थी वो कब देंगे और अभी तक क्यों नहीं दिए? यानी आप विधानसभा चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे कर रहे थे, झूठे दावे कर रहे थे। आपने मुख्यमंत्री को चुना, 1 नेशन 1 इलेक्शन इनके मैनिफेस्टो में है। हाँ है। शिवराज सिंह चौहान जी को क्यों लड़ा रहे हैं? क्या यही 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा? उनसे विधानसभा चुनाव में इस्तीफा नहीं दिलाएंगे अगर वो लोकसभा जीतेंगे? तो ये झूठी बातें हैं या नहीं इनके घोषणा पत्र में? तो ये झूठ ही परोसने का काम करते हैं, झूठे वादे और झूठे दावे करने की बातें करते हैं। कौन से 3000 जी? आपने 3000 रुपए का जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव में ये महिलाओं को जो लाडली बहना योजना, जिसको इन्होंने सरे से निकाल दिया जीतने के बाद, कि लाडली बहना योजना का कोई असर नहीं था। मध्य प्रदेश वो में तो मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 3000 रुपए का उल्लेख नहीं था। यश भारती जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने मंच से जनता से वादे किए हैं। उसके फुटेज आपके पास होंगे, वीडियोस आपके पास होंगे। टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में बहुत दमदारी से इन्होंने कहा हम बहनों का अधिकार दे के रहेंगे, 3000 रुपए तक देंगे, अभी तो हम 1000 रुपए दे रहे हैं। बोर्ड लगे थे, होर्डिंग लगे थे, आ गई 10 तारीख। तो ये सब इन्होंने ही कहा है। घोषणा पत्र में क्या है क्या नहीं वो तो जुमलों का पुतला है। ठीक है। इनके अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कह चुके हैं, जुमले हैं, चुनाव में बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं, लेकिन विषय वही है। जो वादे ये करते हैं, जो चेहरा ये दिखा, क्योंकि इनकी मजबूरी है आज कि लोकसभा क्षेत्र से एक चेहरा, एक आदमी को खड़ा करना है। इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि एक आदमी बुलबुला बना के खड़ा कर दिया जाएगा, पुतला खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे कि गोविंदाचार्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, आरएसएस के प्रमुख नेता हुआ करते थे, वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी में केवल मुखौटा होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी इन्होंने मुखौटा किया था। तो एक मुखौटा और पुतला खड़ा कर दिया जाएगा जनता के सामने, जो करेगा कुछ नहीं लेकिन बताया बहुत जाएगा कि बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन धरातल पे, जमीन पे केवल हर जगह महंगाई दिखाई जाएगी, महंगाई रहेगी, शिक्षा महंगी रहेगी, स्वास्थ्य महंगा रहेगा, सड़क पे चलना महंगा रहेगा, जीवन जीना महंगा होगा। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास यश भारती जी। प्रकाश सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूंगा 2 बातें। सबसे पहले इन 6 सीटों के समीकरण पर, दूसरी बात की जैसा कि हमने छिंदवाड़ा में देखा, जबलपुर में देखा, यहाँ से हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर लड़े हैं या फिर कांग्रेस का समर्थन किया जिन्होंने, अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आपको लगता है कि उनका कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को इन सीटों पर नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा ये नहीं कह सकते, पर उनके दल बदलने से एक हताशा पैदा करने की कोशिश की विपक्ष में कि उनके बड़े नेता इन्होंने अपने पाले में ले लिए। हालांकि वो नेता कितने उपयोगी थे ये कांग्रेस जानती है। यदि वो उपयोगी होते तो 20 साल तक कांग्रेस विपक्ष में नहीं रहती। लेकिन यदि जब सेनापति सैनिक कम होते हैं किसी सेना में तो एक हताशा फैलती है। संसाधनों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा तगड़ी रही है, विपक्ष कमजोर रहा है। आपकी यहाँ एक डिबेट में मैंने पिछले महीने शायद आपको ध्यान कहा कि ये संसाधनों को जो इन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनाया, ये संसाधनों को भी साझा नहीं कर पा रहे। अब उसकी शुरुआत हुई है जब दिन कम बचे। तो इसलिए इस मामले में थोड़ी पिछड़ती लगती है। अब आगे आने वाला, अच्छा देखिए, तकनीक के तौर पर भी, तकनीकी के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। अब ये इंडिया गठबंधन उसका कितना उपयोग करता है, ये अपने को, अब ये नामांकन का दौर खत्म हो रहा, अगला ये 6 सीटों का तो खैर शुरू ही हो गया मामला, पर अब वो आगे दिखाई देगा। ये उसका असर ये 6 सीटों पर नहीं दिखाई दे रहा कि अभी कोई प्रचार बहुत धुआंधार अभी दिखाई नहीं दिया कहीं। तो ये असर पड़ेगा। एक चीज और जानना चाहता था मैं कि जैसे कुछ सीटों पर 3 सीटें हैं, इनमें से जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, बसपा से एक बालाघाट में वो खड़े हुए हैं कंकर मुंजारे, तो वहां पति पत्नी के भी बीच विरोध चल रहा है। तो इन चीजों का चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? क्या कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने मिल रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां पर, या कंकर मुंजारे के खड़े हो जाने से कुछ ऐसे समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहाँ के आदिवासी क्षेत्र है, नक्सलाइट बेल्ट भी है, बालाघाट मंडला सिवनी तरफ जी, तो आंशिक असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार पोलराइज हो रहा मुद्दों को लेके,
यदि आप CSDS के सर्वे देखें जी, तो जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही थी, वो उतने बन नहीं पाए। आप देखें, सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी है जी, उसके बाद महंगाई है, धार्मिक जो मंदिर मुद्दा आप देखें वो 8% पे आ गया जी। तो अभी मतदाताओं में चुप्पी भी दिखाई देती है, हाँ क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है। जी, यदि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन पाया, जबकि इन सबके कारणों में मूल विषय है भ्रष्टाचार जी, वो सबसे पीछे चला गया, वो भी शायद 8% के आसपास में रह गया वो। जी, तो जनता कुछ मामलों में ठगा हुआ महसूस कर रही है, इसलिए मतदाताओं में भी चुप्पी भी है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी देखना कि वो किस तरफ वो चुप्पी क्या असर दिखाएगी। बिल्कुल, ये मतदाता का मौन जो है ये किसके पक्ष में है और किसके खिलाफ है, क्योंकि कई बार मौन स्वीकृति भी होती है और मौन विरोध भी होता है। देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता के मौन का आशय क्या है। कर्नल ईशान राज बरापू जी कुछ सवाल किए हैं रवि परमार जी ने, यश भारती जी ने, तो मैं चाहूंगा कि उनके जवाब दें और मेरे एक सवाल का भी उत्तर आप दें। ये जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कांग्रेस से नेता आए हैं उससे कितना फायदा होगा, ये अलहदा विषय है। हालांकि हाँ, कांग्रेस को जरूर नुकसान होगा, तो क्या आप उस नुकसान को अपने पक्ष में कैश करने के लिए की रणनीति पर चल रहे हैं? करता हूं कि आज हम इस डिबेट को आराम से करेंगे, बिल्कुल, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब। बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। पहली चीज, रवि जी ने एक चीज बोली, पुश्तैनी सीट। ये पुश्तैनी सीट क्या होती है? ये जो मानसिकता है कि पुश्तैनी सीट, इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कितना वजूद रह गया है छिंदवाड़ा में, ये साफ पता चल रहा है। और कमलनाथ जी स्टार प्रचारक हैं, कहां के लिए? सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए, और वो भी उस स्टार प्रचारक को भावनात्मकता के साथ आना पड़ रहा है, कार्यों पे बात नहीं हो रही है। कहां स्टार प्रचारक वाली का वजूद कहां रह गया? अगली चीज, पुराने कांग्रेसी छोड़ के जा रहे हैं छिंदवाड़ा में और बाकी जगहों पर भी, मध्य प्रदेश में। तो मुद्दा ये आता है कि वो किस वजह से छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा वो अलग विषय है जी। लेकिन पहली चीज आती है कि कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी आए और उनका वोट प्रतिशत घटा और उसके बाद जो है कार्यकर्ता छोड़ के जाने लगे पुराने कमलनाथ जी को। अगली चीज, लाडली बहना योजना में यश जी ने कहा कि 3000 कब आएंगे। उस पूरे जो जब लाडली बहना योजना आई थी जी, उसमें शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ कहा था, विधानसभा चुनाव के भी टाइम पे कहा था कि एक फेज्ड मैनर में इस महीने में इतना, इस महीने में इतना, ऐसे करके 3000 तक जाएगा। इसको ये कहना कि 3000 कल ही आ जाएंगे, ये गलत है। इसको फिर से यश जी, हो सकता है सुनने में गलती है, जी जी, आप पूरा बोलिएगा, पहले सुन लीजिए जी। यशवंती जी, पहली चीज ये है। जी जी। दूसरी चीज ये है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी जी। यश जी ने ये प्रश्न भी उठाया। हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे संकल्प पत्र में है और हम उसको लागू करने की बात करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और हो गया। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, सभी राज्यों से सहमति और उसके बाद ही होगा। हाँ। और जब वो जाएगी तब हम उस टाइम देखेंगे कि क्या ये कानून नया आता है कि नहीं, कि एक विधायक रहते हुए एमपी का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। आज की तारीख में ऐसा नियम नहीं है, इसलिए इस चीज पे प्रश्न उठाना जी बिल्कुल। यशवंती जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, कर्नल ईशान जी के। एक और चीज है जी, इंडी अलायंस के नुमाइंदे के रूप में हाँ, यश जी यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस हाँ, प्रवक्ता भी बैठे हैं जी। मुझे इंडी अलायंस का मैनिफेस्टो बता सकते हैं? कांग्रेस अपना अलग मैनिफेस्टो निकालती है, हाँ, समाजवादी पार्टी अलग निकालती है, हाँ, डीएमके अलग निकालती है, हाँ, आपस में विरोधाभास है। आज टीएमसी का भी घोषणा पत्र आया है। हाँ, इंडी अलायंस है कहाँ? हाँ, मध्य प्रदेश में वजूद नहीं है। ठीक है। कैंडिडेट खोजते हैं, वो अपना नामांकन ठीक से नहीं कर सकता है। ठीक है कर्नल ईशान जी,
आपकी बात का जवाब ले लूं। यश भारती जी 2-3 बार कुछ कहना चाह रहे हैं, कह चुके हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी सुनूंगा पूरा, जी यश भारती जी पूरा सुनूंगा। देखिए, मैंने जो लास्ट में कहा था कि ये तो कह देते हैं जुमला था, हाँ चुनाव में कह दिया जाता है, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कहीं नहीं कहा था, हाँ। एक स्टेज पे करेंगे। तो भाई स्टेज पे कब करेंगे, यही तो प्रश्न है। और जी, शिवराज जी ने यही कहा था, शिवराज जी ने यही कहा था, आने वाले समय पे इस महीने 1000, इस महीने 1250, फिर 500, फिर 1700, फिर 2000 वो गणित दिया था। तो भाई 1700 के बाद वो गणित कहाँ फेल हो गया? सवाल तो वही है, हर महीने बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो कहाँ बढ़ा? कब बढ़ेगा? क्या शिवराज जी के साथ वो दफन हो गई वो वादे? ठीक है। दूसरी बात, हाँ। इन्होंने कहा हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, बटन दबाते नहीं होगा। हाँ। लेकिन जो बात आप अपने लिए कहते हैं कि हम लेके आएंगे, वो अपने मूल चरित्र में भी तो दिखाइए। क्यों दोबारा उपचुनाव होगा? हाँ। क्यों दोबारा इलेक्शन होगा? क्यों संपत्ति का नुकसान होगा? देश के चुनाव कराने में जो पैसे का नुकसान होगा, हाँ। आम जन के टैक्स का या और संसाधनों का नुकसान होगा, इसीलिए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रहे हैं। तो क्यों उपचुनाव कराने के लिए आपने शिवराज जी को लोकसभा लड़ाया? अगर वो विधानसभा के लिए योग्य नहीं थे, जैसा कि आपका पहले से तय था कि शिवराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, आप लोग हर मंच से कह रहे थे, उनका नाम भी चौथी सूची में आया, तो आप लगातार ये बात दिखा रहे थे जनता को कि शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यश भारती जी, आपको रोकना चाहूंगा। फुंदेलाल सिंह मार्को भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वही विधायक हैं। सूरज भाई जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कह रहे हैं, मैं दूसरे को चोर कहता हूँ, मैं दूसरे को बेईमान कहता हूँ, और मैं कहता हूँ समाज में ईमानदारी होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे शिष्ट और ईमानदार खुद होना पड़ेगा। तो जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कह रहे हैं, वो लगातार जो उपचुनाव थोप रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में 2000 पूरी वजह फिर आ रहा हूं आपके पास। वही सवाल उनसे। दूसरी बात, इन्होंने एक बात ये कही कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे। हाँ। बहुत बड़ा दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल होने का दावा करना, कार्यकर्ताओं का दावा करना, धनाढ्य होने का दावा करना, हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का कार्यालय होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हाँ। गुना से पहले कांग्रेस से छुड़े हुए केपी यादव जी को प्रत्याशी बनाती है, हाँ। वो हरा देते ज्योतिराज सिंधिया को, हाँ। तो उस हारे हुए को टिकट देती है और जीते हुए को किनारा कर देती है, जो कांग्रेस से ही आए थे। तो उस भारतीय जनता पार्टी के पास ना कार्यकर्ता है, ना जिताऊ उम्मीदवार है, और जो जीतता है उसको यश भारती जी, कर्नल ईशान जी के एक सवाल का जवाब और चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि गठबंधन का घोषणा पत्र। आप बार बार सवाल कर रहे थे, मैं तो उनके हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है कि गरीब महिलाओं को, गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि हम 36,000 रुपए देंगे, और हम दोनों मिल करके 1,36,000 रुपए देने का दावा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मनरेगा के आदमी को हमने कहा 400, कांग्रेस पार्टी ने कहा 450। हाँ। हम बढ़ के देने का बात कर रहे, कम करने का बात नहीं कर रहे। जैसे आपने 3,000 की बात करके 1750 पे रोक दिया है। हाँ। वो बात आपकी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन में जिस तरीके से आपने ठगा है, हाँ। जिस तरीके से दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर के आप चुनाव लड़वा रहे हो, अपने कार्यकर्ताओं को, थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपसे ही होता, थोड़ा सा स्पष्टीकरण। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि महिलाओं को 36,000 देगी, कांग्रेस 1 लाख देगी, तो मतलब कुल मिलाकर महिलाओं को 1,36,000 मिलेंगे। मनरेगा में 450 कांग्रेस दे रही है, 400 सपा दे रही है, तो 850 रुपए मिलेंगे मनरेगा में। बढ़ के देंगे 450 देंगे। ठीक है, हम कम की बात नहीं कर। अगर हमारे यहाँ कोई चीज कम है कांग्रेस पार्टी में बढ़ करके, हम उसको सहमति रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी बात, जो सवाल है उसी सवाल पे हम इनसे कहते हैं, एनडीए का घोषणा पत्र देखा क्या आपने? ठीक, आपने संकल्प पत्र तो भारतीय जनता पार्टी का देखा है। हाँ। तो क्या सबने स्वीकार कर लिया? और जब इन्होंने घोषित किया तो किसी दूसरे गठबंधन के साथी को देखा? ठीक है, कहीं स्वीकारिता नहीं है। ठीक है, ये तानाशाही, हिटलरशाही है, थोप रहे हैं। कर्नल ईशान जी, स्वीकार नहीं कर रहा है। सवाल आपकी ओर भी आए हैं, एनडीए का घोषणा पत्र कहां है? जी, कर्नल ईशान वरराज बरापू जी। जी, गठबंधन का चुनाव पत्र की बात की जी, एनडीए ने साफ साफ कहा है अपनी बैठकों के बाद कि जो सबसे बड़ा दल भाजपा अपना घोषणा संकल्प पत्र ला रही है, सारी एनडीए की पार्टीज उसके साथ ने कब कहा था? हमने नहीं देखा। एक मिनट करेक्ट कर रहे हैं सर, हम तो सुनना चाह रहे हैं। जनता नरेंद्र मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाई, एनडीए की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख। हम लोग तो करते हैं, आज ही राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ज्वाइंट प्रेस वार्ता करी है। हम तो सवालों से नहीं भागते ना। अरे आप सुनेंगे तब तो बोल पाऊंगा मैं, तो वही जानना चाह रहे हैं, बता दीजिए। ठीक है सुनिए ना। जी कर्नल जी, अपनी बात पूरी करें। ज्वाइंट प्रेस वार्ता बिल्कुल की होगी आपके दल के नेताओं ने, लेकिन अलग अलग लाने की जरूरत क्या हुई? अगर कांग्रेस को ही मान रहे थे, एनडीए का घोषणा पत्र नहीं है,
इसीलिए आप इंडिया से सवाल और दूसरी बात, आपको इंडिया बोलने में भी शर्म आने लगी। पता नहीं कहां से आई गायब कर दी। कौन सी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है कि INDIA बोलते हैं। आप फिर गलत बोल रहे हैं, नहीं होता है। आप फिर गलत बोल रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर आप में मुझे बताएंगे कि इंडिया बोलने में इंडिया को हिंदी बोलो। आप बताएंगे मुझे, आप नहीं बताएंगे कि इंडिया बोलने में शर्म आती है। नहीं, इंडिया बोलने में शर्म नहीं आती है। इंडिया बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। नहीं है, अगर नहीं आती तो बोलिए ना इंडिया, क्या दिक्कत है? हम इंडिया बोल रहे हैं ना, एनडी तो नहीं बोल रहे हैं। सुनिए ना, जो है वो बोल रहे हैं ना। आपको बता रहा हूँ जैसे सुनिए शांति से। मैं आपके सवाल पे, और सूरज जी ने भी वही सवाल किया। ठीक है, आपके यशपाती जी चूंकि समय की सीमा रहेगी, समय की सीमा है। कर्नल ईशान जी को अपनी बात पूरी करने, कम शब्दों में बात रखें। कर्नल ईशान जी और मेहमान हमारे साथ हैं। कर्नल ईशान जी कम शब्दों में बात रखें अपनी। जी, यश जी ने कहा इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है। हाँ, INDIA इंडिया, ये एक एब्रिविएशंस का समूह है, ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इस चीज को जान लीजिए। ठीक है, इसको आप अपने मन से एनडीए मत बोला कीजिए। और जैसे कोई पत्रकार बोले ना एनडीए, तो आप बोला कीजिए नहीं, एनडी अलायंस बोलो, एनडी गठबंधन बोलो। ठीक है, ठीक है, यही फॉर्मूला वहां भी चलाओ ना। चलिए, ठीक है, चूंकि समय सरस्वती की सीमा है, बताया कीजिए। ठीक है, ठीक है, हमें वापस आता हूँ आप दोनों के पास। कर्नल ईशान जी, यशपाती जी, आप दोनों का वापस आता हूँ। रवि परमार जी, हम अपने विषय पर, मैं अपने विषय पर वापस आता हूँ। मैं अपने विषय पर वापस आता हूँ। ठीक है कर्नल ईशान जी, हम अपने विषय पर वापस आएंगे। पत्र पे नहीं बता पाएंगे। यशपाती जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। ज्वाइंट प्रेस वार्ता समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। और ठीक है, रवि परमार जी, आपसे आपके पास आना चाहूंगा कि हम अपने विषय पर वापस आते हुए चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की उन 6 सीटों पर जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। चूंकि हम मध्य प्रदेश के स्तर पर बात कर रहे हैं, यहां पर जैसा मेरा पहले प्रश्न था कि यहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आए, 2 सीटों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपने कहा कि जो स्टार प्रचारक हैं वो स्टार प्रचारक रहे हैं। एक प्रश्न उठाया कर्नल ईशान राज बरापू जी ने, आपने कहा छिंदवाड़ा जो है पुश्तैनी सीट है, इसका उत्तर उनको दे दीजिएगा। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा रवि परमार जी कि क्या किस रणनीति के तहत, किस नीति के तहत, किस नेता की छवि के तहत, क्योंकि खड़गे कह चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि चुनाव के बाद पीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा, तो किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, हम मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि आज के देश के मूल मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है। जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन इन्हें तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। तो हम उस पे काम करेंगे। और जिस तरह से छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे, पुश्तैनी सीट पे इन्हें पूछ रहे थे, तो पुश्तैनी सीट इसलिए कि क्योंकि कमलनाथ जी वहां के बेटे हैं, कमलनाथ जी वहां के भाई हैं। कमलनाथ जी ने वहां जो काम किया है वो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में किसी और लोकसभा में या किसी और जिले में हुआ हो तो आज इनको मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इनके पास मध्य प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसने कोई काम किया और उसके ऊपर चुनाव लड़े। लेकिन हमारे पास माननीय कमलनाथ जी है और उन्होंने छिंदवाड़ा में इतना विकास किया है कि उसके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और छिंदवाड़ा के स्टार प्रचारक की बात कर रहे थे, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के लिए स्टार प्रचारक। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बेटे हैं, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के भाई हैं, कमलनाथ जी वहां के सब कुछ है, तो नकुलनाथ कुछ नहीं है? देखिए, नकुलनाथ जी भी है, हम तो बात कमलनाथ जी पे थी, इसलिए मैंने कमलनाथ जी पे कहा। और दूसरी चीज कह रहे थे स्टार प्रचारक सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए है कमलनाथ जी, तो छिंदवाड़ा के लिए नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन अभी चुनाव छिंदवाड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर लगे हुए हैं, अमित शाह जी कल ही आए, रोड शो करके गए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से कमलनाथ जी को दबाया जा रहा है, नकुलनाथ जी को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर नोटिस दिए जा रहे हैं, वहां कांग्रेस विधायकों को, छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं को नोटिस थमा रही है। इस बीच चुनाव में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां के नेताओं को दबाने का, जिस तरह से डराने का कार्य कर रही, तो हम डरने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और बाकी 6 सीटों की बात है तो हमने 6 सीटों पर भी मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जुल्मबाजी करके नहीं लड़ा। यस, भारती जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुल्मा फेंकती है तो जुल्मा करती है भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने किया।
कमलेश्वर पटेल सीधी के बेटे हैं कि नहीं है, फुंदेलाल सिंह मार्को शहडोल के बेटे हैं कि नहीं है? बिल्कुल, सब लोग वहाँ के स्थानीय और वहाँ के बेटे हैं, कोई भाई हैं, सब हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिस तरह तो ये उनकी पुश्तैनी सीट क्यों नहीं है फिर? नहीं, वो पहले चुनाव जबलपुर सीट दिनेश यादव की पुश्तैनी सीट क्यों नहीं है? पहले वो लोकसभा वहाँ से चुनाव नहीं लड़े, इसलिए मैंने उनके लिए नहीं कहा। माननीय कमलनाथ जी कई बार वहाँ से सांसद रहे, इसलिए मैंने उनके लिए बात कही। ठीक है, यश भारती जी, कम शब्दों में बात रखें, समय की सीमा है क्योंकि। सूरज भाई जी 6 सीटों की बात करें, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग शिकायत करते हैं चुनाव आयोग में या कहीं पे भी तुरंत कार्रवाई हो जाती है। एक चुने हुए विधायक के घर छापा मारा जाता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा जाता है, तलाशी की जाती है, देश के प्रमुख नेता का हेलीकॉप्टर तक छान लिया जाता है। लेकिन वही हमारे गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व आईएएस कलेक्टर कमिश्नर राजा भैया प्रजापति, आरबी प्रजापति जी, वो शिकायत करते हैं कि मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है, मैं चुनाव से हट जाऊं, नाम लेकर के शिकायत करते हैं। लेकिन आज तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, सबने चुप्पी साधी हुई है। और यही लोकतंत्र की हत्या, इसी की हम बुराई कर रहे हैं और इसी की खिलाफत में। बिल्कुल, इस विषय पे हम विस्तृत पुनः चर्चा करेंगे। प्रकाश सक्सेना जी, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए आपके पास आना चाहूंगा, तमाम चर्चा का क्या विश्लेषण निकलता है और इन 6 सीटों का आपकी प्रतिक्रिया इन 6 सीटों पर? ये जो अपन देखें कमलनाथ जी के मामले में, वहाँ कुछ प्रेशर तो रहा है, किसी एक नेता की पत्नी पे केस रजिस्टर्ड हुआ तो उन्होंने दल को बदला है। आज वो एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, अमित शाह जी की रथ में से दीपक सक्सेना जी को जिस तरह से खींचा गया है, तो सम्मान तो उनको नहीं मिला, तो क्यों जा रहे हैं? दूसरी चीज, विचारधारा से इतने साल तक विरोध करते हुए उस पार्टी में क्यों जा रहे हैं? उन्हें ना सम्मान मिल रहा है, ना कुछ अभी हासिल हो रहा है। तो ये जनता देख रही है कि किस तरह का परिदृश्य है। तो अब जो है का पुश्तैनी और परंपरागत, थोड़ा सा शब्दों की इनकी मिसिंग हो गई। तो जो कमलेश्वर पटेल का आपने कहा परंपरागत सीट है उनकी, उनके पिताजी भी थे वहां से, इंद्रजीत सिंह पटेल जी। तो ये सब चल रहा है। कहीं पर कांग्रेस, जैसे छिंदवाड़ा में 700 सीट पर वो थी जी, आपके मंडला में शायद 4, बालाघाट में 4 सीटों पे थी। वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुछ असर डालेगी जी, तो ले दे के टक्कर है ये वाली सीट है, एक तरफा कोई भी सीट नहीं है। कमलनाथ जी का इमोशन जुड़ा हुआ छिंदवाड़ा से जी, जिस तरह से लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, पर जनता के समय की सीमा हो चुकी है। मैं बस प्रकाश जी का वक्तव्य समाप्त हो, उसके बाद में विराम चाहूंगा जी। प्रकाश जी, तो कमलनाथ जी का जो एक इमोशनल अटैचमेंट है जी, वो वहां पर काम कर सकता है जी, लेकिन जी अंतर दिख रहा है कि टक्कर वाली इतनी आसान जीत नहीं है। वही हाल आप फग्गन सिंह कुलस्ते जी की जो सीट है मंडला, बिल्कुल वहां पर भी यही हालात है। तो सारी जो 6 जो पहले चरण की जो सीटें हैं वो कांटे वाली हैं, बहुत ज्यादा अंतर से वहां के परिणाम नहीं आने वाले हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि कहीं एक तरफा मुकाबला, एक तरफा इन 6 सीट पे तो नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, यहाँ टक्कर होगी और टक्कर में बस ये है जो आपने प्रारंभ में बात कही थी कि मतदाता के मौन का असर कहाँ, कैसा का असर देखना, वो किस तरफ वो देखना दिलचस्प होगा। कर्नल ईशान जी, चूंकि समय हो चुका है, 10 सेकंड अपनी बात रखें जी। 10 सेकंड जी। रवि जी ने 2 चीज बोली जिस पे मुझे थोड़ी सी आपत्ति है जी। एक, उन्होंने बोला कि दोगली राजनीति वाली, ये शब्दों यश जी भी विरोध करते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन इस तरह के निम्न शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज, रवि जी ने कहा कि जितने भ्रष्टाचारी थे चले गए। अगर कांग्रेस को पता था कि भ्रष्टाचारी थे तो आप रख के उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, अब वो चले गए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। कार्रवाई के नोटिस चलिए जा रहे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़। चर्चा आप दूसरे विषय, समंदर से गंदे नाले हट गए तो ठीक है, चर्चा दूसरे विषय में ना बोले, और चूंकि समय की सीमा हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल, और ये देश की जनता देख रही है। बिल्कुल, हालांकि जिन विषयों पर चर्चा, जनता बिल्कुल देख रही है, 4 जून का इंतजार जी, बिल्कुल पता चल जाएगा। बिल्कुल ईशान जी, चूंकि अब चर्चा जिस दिशा में मुड़ रही है वहां चर्चा लंबी हो सकती है, पर समय हमें अनुमति नहीं दे, इस चर्चा को विराम देंगे। कर्नल ईशान राज बरापू जी, रवि परमार जी, यश भारती जी, प्रकाश सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब दांव पर है साख, और साख किसकी है? ये उन प्रत्याशियों की जो वहां पर हैं, जो मुख्य दलों से हैं, जो और अन्य दलों से प्रत्याशी हैं, उनकी साख भी दांव पर है। देखना है कि इन 6 सीटों पर जब मतदान होना है, और मतदान के बाद, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे प्रकाश सक्सेना जी ने कहा है कि मतदाता का मौन बहुत बड़ा आशय अपने आप में समेटे, और वो आशय किस रुख
पर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।